जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टेट पॉइंट में आप सभी साथियों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में जो बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि ज्ञान पब्लिकेशन के द्वारा आया हुआ है, इसमें कुल मिलाकर के 73 प्रैक्टिस सेट देखा है। उसका ही पेपर नंबर आज 12 देखेंगे। ये पेपर जो है 1/10/2023 को लिया गया था। ठीक है, इसका बेहतरीन डिस्कशन भी दे रखा है। तो आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही इसके PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता जिसमें इसे रखा जाता है? तो आंसर हो जाएगा पारा। ठीक है, कह रहा है पारा कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता है। से सभी कांच के बर्तन की दीवार को गीला करते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है उसे आसंजक बल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जल कांच के पृष्ठ को भिगोता है परंतु पारा नहीं, क्योंकि जल व कांच के अणुओं के बीच लगने वाला आसंजक बल जल के अणुओं के बीच लगने वाले सहसंजक बल से अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब पारा और कांच के अणुओं के बीच लगने वाला आसंजक बल पारा के अणुओं के बीच लगने वाले सहसंजक बल से कम होता है। सेकंड में क्वेश्चन कर रहा है, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई उष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा के रूप में। पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई उष्मा ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे दिशा में गिर जाते हैं, इसे समझाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा। कह रहा है जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो इसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं, इसे न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। न्यूटन के गति विषयक का 3 नियम दिए गए हैं, जिसमें जो न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जरूरत का नियम भी कहते हैं। जरूरत के नियम जो है वह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है विराम जरूरत और दूसरा होता है गतिज जरूरत। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल का माप होता है, जैसे बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। नेक्स्ट है, न्यूटन के तीसरा नियम बताता है कि प्रव्यंजक क्रिया के बराबर तथा विपरीत एक प्रक्रिया होता है। नेक्स्ट है, पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए गए बल क्रिया तथा दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया बल प्रतिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सखी वे मुझसे कह कर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है? तो आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त के। सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं काव्य पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं कविता युग परिवर्तक छायावादी कवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जो है यशोधरा के स्वाभिमान रूप का वर्णन किया गया है। यशोधरा को यह दुख हुआ कि इसके पति को जाना ही था तो इसे बताकर क्यों नहीं गए। नेक्स्ट पॉइंट है, वह कहती है कि अगर पति मुझे कहकर जाते तो शायद अपनी राह में बाधा नहीं पाते। अब नेक्स्ट आता है सही क्रम चुनिए। ठीक है, देखिए सही क्रम इसको बताना है। तो यहाँ पर दे रखा है आंसर 3। कह रहा है भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है, तो 1 नंबर में ये आ जाएगा। यहाँ पे 1 नंबर में इसको कर दीजिए। 2 नंबर में 2 है, संसद चुनाव के द्वारा आते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर में जो आता है जी आंसर है 2। उसके बाद जो आता है वो आता है 1, सांसद के सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री होता है, तो ये हो जाएगा 3। और चौथा 4 में ही है, प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों द्वारा चुने जाते हैं, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये यहाँ पे क्रम दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए तकनीकी और ये तकनीकी 9 में दीर्घिकार हो जाएगा, क में भी दीर्घिकार, यानी यहाँ पे इसका आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट है सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। रमा का हो जाएगा इंदिरा,
ठीक है। रमा का पर्यायवाची शब्द इंदिरा है। रमा का पर्यायवाची शब्द जो होगा वह हरिप्रिया, श्री लक्ष्मी, कमला, समुद्रजा, श्री भार्गवी, क्या है, क्षीरो, दत्त, नया, पद्मा, पद्मासना आदि भी होता है। नेक्स्ट है समानार्थी शब्द बताइए। वर्ज्य, वर्ज्य का आंसर हो जाएगा निषिद्ध। यहाँ पे वर्ज्य का समानार्थी शब्द जो होगा वो निषिद्ध हो जाएगा, ठीक है। वर्ज्य शब्द का अर्थ होता है जिसका निषेध किया गया हो। अब आता है विपरीत शब्द, यहाँ पे चुनना है। तो उत्कर्ष का विपरीत शब्द जो हो जाएगा वो अपकर्ष हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है उत्कर्ष का अर्थ उन्नति होता है, किंतु अपकर्ष का अर्थ जो होता है वो अवनति या ह्रास होता है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सांझ और रात के बीच के समय को कहते हैं तो कहा जाता है गोधूल। कह रहा है सांझ और रात के बीच के समय को गोधूल कहते हैं। अन्य विकल्प जो है वह असंगत है। नेक्स्ट है असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो रोष, कोप, अमर्ष, अशोक। यहाँ पे अशोक जो है यह असंगत है। अशोक का अर्थ जिससे शोक न हो अर्थात शोक रहित। रोष, कोष, अमर्ष का अर्थ होता है गुस्सा या आवेग। अब यहाँ पे रिक्त स्थान को भरना है। कह रहा है इस गुफा में गया काल कवलित हो गया। इस गुफा में गया काल कवलित हो गया तो आंसर हो जाएगा डी। जो कोई इस गुफा में गया वह काल कवलित हो गया, ठीक है। सही वाक्य होगा जो कोई इस गुफा में गया काल कवलित हो गया। अन्य विकल्प जो है असंगत हो जाएंगे। अब कह रहा है वाक्य के अशुद्ध भाग, त्रुटिपूर्ण भाग को चयन कीजिए। पिताजी मुझको नई कमीज डैश बी में दे रखा है, और माँ के लिए सी में दे रखा है एक सुंदर साड़ी लाए, और डी में कह रहा है कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे पिताजी मुझको नई कमीज, यहाँ पे पहले में ही त्रुटि है। देखिए मुझको जो है इसके स्थान पे होगा मेरे लिए, ठीक है। मुझको के स्थान पे क्या आ जाएगा, मेरे लिए आ जाएगा, ठीक है। तब हो जाएगा पिताजी मेरे लिए नए कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए हैं। अब आता है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक। अंग्रेजी का सेंटेंस है टू यंग मैन डैश द चेन फ्रॉम द वुमन्स नेक एंड रन अवे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा पुल्ड। पुल्ड मतलब होता है धकेलना, ठीक है। देखिए यहाँ पे दे रखा है एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मतलब ऐठना, पुश मतलब धक्का देना, टर्न मतलब मुड़ना, पुल मतलब शायद खींचना होता है, खींचना। यहाँ पे देख लीजिए इसका अर्थ, यहाँ पे पुल शब्द है, स्नैच पुल शब्द का प्रयोग क्या आता है इस वाक्य में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये सारा सेंटेंस इंग्लिश का दे रखा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है इंग्लिश का इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। तो यहाँ पे इसका आंसर फेबुलस सी सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, कर है कनिष्का वाज इनिशिएटेड डैश बुद्धिज्म बाय बुद्धिस्ट मोक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनटू। अब यहाँ पे बताना है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। देखिए कह रहा है आई मस्ट रिप्लाइंग दिस लेटर इमीडिएटली। तो यहाँ पे आंसर जो होगा इसका आंसर सी हो जाएगा रिप्लाई टू दिस लेटर। नेक्स्ट है यहाँ पे भी सेम है, सेंटेंस को देखना है। कह रहा है आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड बिकॉज सी हैज बीन विथ द थ्रू थिंक एंड थिन। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी इन बोथ गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए कह रहा है आंसर ही हैज गॉन टू द रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ हिज कजन। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी नॉन ऑफ द एबव। यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एक का आंसर हो जाएगा यहाँ पर राइज यानी खड़ा होना। कह रहा है भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे डी उपयुक्त सभी। संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं और प्रथाओं पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, संवाद के लिए यांत्रिकी पर। डिस्कशन देखिए कह रहा है भारत में केंद्र राज्य संबंध उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। भारत में जो है केंद्र राज्य संबंध संविधान के प्रावधानों द्वारा विनियमित होता है, जो केंद्र व राज्यों के बीच सभी विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्ति को विभाजित करते हैं। केंद्र व राज्य के मध्य विधायी संबंध
संविधान के भाग जो है 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक है। कार्यकारी प्रशासनिक संबंध को भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 268 तक है तथा वित्तीय संबंध संविधान के भाग में जो है 12 में अनुच्छेद 268 से लेकर 293 तक वर्णित है। संविधान केंद्र और राज्य के बीच सहयोग और समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न संस्थाओं और तंत्र की स्थापना का भी प्रावधान करता है, जैसे कि अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद और वित्त आयोग। संवैधानिक प्रावधानों के अलावा सम्मेलनों और प्रथाओं ने भी भारत में केंद्र राज्य संबंधों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है, ये परंपराएं और प्रथाएं समय के साथ उभरी है और इन्हें ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक कारकों द्वारा आकार दिया गया है। भारत में केंद्र राज्य संबंध के दायरे और प्रकृति को परिभाषित करने में न्यायिक व्याख्याओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐतिहासिक निर्णय जारी किए हैं जिन्होंने केंद्र राज्य संबंध से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को स्पष्ट किया है तथा केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने में मदद की है। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट, केंद्र और राज्यों के बीच नियमित बातचीत और परामर्श की सुविधा के लिए क्षेत्रीय परिषदों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलनों जैसे संवाद के लिए विभिन्न तंत्र स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट, देश में क्वेश्चन कर रहा है, सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश द्वारा दी गई है? यह है इंग्लैंड के द्वारा। कर है, सार्वभौम संसद की अवधारणा इंग्लैंड की देन है। संप्रभु संसद की अवधारणा सबसे पहले इंग्लैंड में विकसित हुई थी। संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत 17वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड में उभरा, विशेषकर अंग्रेजी गृह युद्ध और गौरवशाली क्रांति के दौरान। यह सम्राट की पूर्ण शक्ति और सरकार के अधिक प्रतिनिधि और जवाबदेह स्वरूप को स्थापित करने की आवश्यकता की प्रतिक्रिया थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? तो आंसर है 24। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कुल 24 तिल्लियां है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। चक्र को अशोक चक्र कहा जाता है क्योंकि इसे अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ के शेर स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट है, चक्र पर प्रत्येक तीली जो है जीवन के सिद्धांत का प्रतीक है और दिन के 24 घंटों को भी दर्शाता है। यही कारण है कि इसे समय का पहिया भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता का प्रतीक होता है। नेक्स्ट है, वर्ष 1947 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चयन करने के लिए राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2002 में संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के क के तहत झंडा फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का अर्थ क्या होता है? तो आंसर होता है भाईचारे की भावना। ठीक है, कह रहे बंधुता भारतीय लोकतंत्र में मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। यह देश के नागरिकों के बीच भाईचारे और एकजुटता की भावना का प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट रूप से बंधुता के सार को दर्शाती है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्र व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना चाहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं। यह आता है अवशिष्ट सूची के अंतर्गत। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान विधायी शक्तियों को केंद्र व राज्य के बीच संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के माध्यम से इन 3 सूचियों पर कानून बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट, जो विषय इन तीनों सूचियों के अंतर्गत नहीं आता है उन्हें अवशिष्ट सूची विषय के रूप में जाना जाता है। अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। ने 27वां क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। कर रहा है अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय और न्यायोचित नहीं है। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन का है, प्रधानमंत्री केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं, तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के। प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में विकास संबंधित मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श करने वाली सर्वोच्च संस्था है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया था। चलिए संरचना देख लेते हैं। इसका संरचना जो होता है वो होता है, भारत का प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं, सभी राज्य के मुख्यमंत्री या उनके स्थापन होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि और नीति आयोग तत्कालीन योजना आयोग के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन कह रहा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये 6 वर्ष का होता है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग को इंग्लिश में यहाँ पे कैग कहा जाता है शॉर्ट में, और इंग्लिश में देख लेते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद की चर्चा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो की आयु तक होता है। नेक्स्ट है, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, कैग को जो है क्या, कैग को बी आर अम्बेडकर ने संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहा था। भारत के पहले कैग पी नरहरि राव थे। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में जुलाई 2024 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो कि 44वें नंबर के हैं। चलिए 30वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए, भारतीय संविधान में 3 प्रकार की नगर पालिका का प्रावधान किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। भारत में कैग की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, अभी पढ़ रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसूची 11 भाषाओं से संबंधित है, गलत है, क्योंकि भाषा से संबंधित अनुसूची जो है वो है 8। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है, ये भी सही है, तो यहाँ पे 1 और 4 सही है, तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट दिया है, भारत के कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान की अनुसूची 11 पंचायतों से संबंधित है। भारतीय संविधान 3 प्रकार की नगर पालिका का प्रावधान करती है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा, तो आंसर हो जाएगा अबुल फजल। ठीक है, चलिए कह रहे हैं, अबुल फजल ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था। दीन ए इलाही ईश्वर का धर्म है, की शुरुआत अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में किया गया था। अबुल फजल ने दीन ए इलाही के बारे में कहा कि सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। अबुल फजल अकबर के नवरत्न में से एक थे। बीरबल दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू था। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन कर रहा है, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसका जो अंतिम शासक था वो था सिराजुद्दौला। यहाँ पे देखिए, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी के रूप में 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। काल कोठरी, जिसे ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है, का घटना का संबंध सिराजुद्दौला से है। उसने जो है 18 मल्टीपल 14 फीट के कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। अगली सुबह 146 में से सिर्फ 23 अंग्रेज जिंदा बचा था, बाकी सारा मर गया था। कह रहा है 20 जून 1756 को काल कोठरी की घटना हुई थी। इस घटना के बारे में हॉलवेल ने बताया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 23 जून 1757 को कलकत्ता के भागीरथी नदी के तट पर हुई प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई और बंगाल पर अंग्रेजों का वर्चस्व कायम हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव तथा सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व
मीर जाफर व मीर मदान कर रहा था। 33वां क्वेश्चन कर रहा है, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी वर्ष, ये हो जाएगा 1971 में। ठीक है, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा वर्ष 1971 में की गई थी। बांग्लादेश की मुक्ति के लिए युद्ध 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के जनवादी गणराज्य की स्वतंत्रता हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, 25 मार्च 1971 की रात को पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, के लोगों के खिलाफ ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू करने के बाद युद्ध जो है शुरू हुआ था। बांग्लादेश की मुक्ति आज़ादी के लिए उसके समर्थक में भारत द्वारा ऑपरेशन जैकपॉट चलाया गया था। 16 दिसंबर 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान के आत्मसमर्पण के बाद युद्ध समाप्त हुआ और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश आज़ाद हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, सैम मोनेकॉस उस समय भारतीय सेना के प्रमुख तथा इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश का आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस माना जाता है और इसके बाद से बांग्लादेश का नाम जो है प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा चीन और इंग्लैंड। अफीम युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। पहला अफीम युद्ध 1839 से 1842 तक लड़ा गया था। यह युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच में लड़ा गया था। चीन का प्रतिनिधित्व इस युद्ध में किंग राजवंश ने किया था। दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 1860 के बीच में लड़ा गया था। दूसरे अफीम युद्ध को तीर युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा चीन के विरुद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है, इन दोनों युद्धों में चीन की हार हुई थी। अफीम युद्ध की शुरुआत में योगदान देने वाले 1792 से 93 का असफल ब्रिटिश व्यापारी मिशन था, जिसे मैकार्टनी दूतावास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो आंसर हो जाएगा पशुपति के। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सैंधव निवासी ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष एवं पशु तीनों रूप में करते थे। इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, ताबीजों के आधार पर जादू टोने में विश्वास करने तथा कुछ जगहों की मुहर जैसे चौंद्रों में पर बलि प्रथा के दृश्य अंकित होने के आधार पर बलि प्रथा का भी अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट है, ये लोग मातृ देवी, रुद्र देवता, पशुपतिनाथ, लिंग योनि आदि की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, सैंधावासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसीलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार के 3 तरीके प्रचलित हुए थे: पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और कलश समाधान। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके धार्मिक दृष्टिकोण का आधार इहलौकिक तथा व्यवहारिक था। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सैंधव सभ्यता से ही होता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा से प्राप्त एक मृग मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता दिखाया गया है, जो उर्वरता की देवी का प्रतीक है। 37वां क्वेश्चन का, निम्नलिखित संतों में कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? तो आंसर हो जाएगा एकनाथ। एकनाथ महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे। संत एकनाथ एक भारतीय हिंदू संत हैं, दार्शनिक और कवि थे। वह कृष्ण के भक्त थे तथा वारकरी संप्रदाय के संबंधित थे। नेक्स्ट पॉइंट है, उनको प्रमुख मराठी संत ज्ञानेश्वर और नामदेव के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एकनाथ जनार्दन स्वामी के शिष्य थे, जो हिंदू देवताओं दत्तात्रेय के भक्त थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, कर है 79 ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पेई शहर को राख से दफन कर दिया? तो आंसर हो जाएगा माउंट वेसुवियस। माउंट वेसुवियस। कर 79वीं ईस्वी में माउंट वेसुवियस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पेई शहर को राख में दफन कर दिया। पोम्पेई इटली के कैंपानिया में एक बड़ा रोम जो है शहर है, रोमन शहर है। नेक्स्ट है, माउंट वेसुवियस एक सोमा स्ट्रोटो ज्वालामुखी है, जो इटली के कैंपानिया में जो है नेम्पलस की खाड़ी पर स्थित है।
नेक्स्ट है, यह विश्व की सबसे खतरनाक और प्रसिद्ध ज्वालामुखी में से एक है जो 79 ईस्वी में फूटा था और पोम्पेई और हरकुलेनियम को नष्ट कर दिया। अब तक जो है यह ज्वालामुखी 50 से अधिक बार फट चुका है। यह विश्व का सबसे घनी आबादी वाले ज्वालामुखी क्षेत्र है। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? तो आंसर हो जाएगा गंडक नदी। गंडक नदी बिहार में घड़ियालियों का प्रजनन स्थल है। बिहार में गंडक नदी चंबल अभयारण्य के बाद भारत में घड़ियालों के लिए दूसरा सफल प्रजनन स्थल बन गया है। नेक्स्ट है, हालिया सर्वेक्षण के अनुसार इस नदी में 217 घड़ियाल पाए गए हैं। गंडक नदी नेपाल के पास तिब्बत में मानग, मोट और कुतांग से धौलागिरी के उत्तर से निकलती है और नेपाल में त्रिवेणी के पास भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। गंडक दक्षिण दिशा की तरफ बहती है और उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा भी बनाती है। नेक्स्ट है, इसकी लंबाई जो है, इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है, जबकि बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान जो है हासिल किया है? तो आंसर हो जाएगा एनटीपीसी जो है बरौनी। एनटीपीसी बरौनी सी आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी बरौनी चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, कह रहा है बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सुभद्रा देवी को। बिहार की सुभद्रा देवी को पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है। 2023 में बिहार के 3 लोगों को पद्मश्री जो है दिया गया था। आनंद किशोर को जो कि शिक्षा के क्षेत्र में है, सुभद्रा देवी को कला के क्षेत्र में है, और कपिल देव प्रसाद को यह आपको कपड़ा कला के क्षेत्र में है। चलिए 41वां क्वेश्चन कर रहा है, पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए कह रहा है यह बिहार में चलने वाले पहले वंदे भारत ट्रेन है, जो कि सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 28 जून 2023 को रांची रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाया था, ये गलत है। कह रहा है यह बिहार में जो है आपको चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को ऑनलाइन उद्घाटन किया था। उद्घाटन का कार्यक्रम रांची रेलवे स्टेशन पर आयोजित की गई थी। चलिए 42वां क्वेश्चन कर रहे हैं, मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का GNPA अनुपात क्या था? तो यह था 3.9%। मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का GNPA अनुपात जो है ये 3.9% था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण है? तो आंसर हो जाएगा कम पूंजी का निर्माण, बुनियादी ढांचे की कमी और जनसंख्या का दबाव। यहाँ पे सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है? तो आंसर हो जाएगा पत्तियां में। शकरकंद में भोजन पत्तियों में बनता है। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। पादप में भोजन बनाने का कार्य पत्तियों द्वारा किया जाता है, इसीलिए पत्तियों को पौधों का जो है रसोई घर कहा जाता है। शकरकंद में भोजन का संग्रह उसके जड़ में होता है। नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन कर रहा है, रंध्र का खुला और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? तो आंसर हो जाएगा रक्षक कोशिकाएं। रंध्र का खुला और बंद होना रक्षक कोशिकाएं द्वारा किए जाने वाला कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, रंध्र का खुलना और बंद होना एक ऐसी प्रक्रिया है जो पौधे में गैस विनिमय और जल संतुलन को नियंत्रण करता है। इस प्रक्रिया को 2 मुख्य कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें रक्षक कोशिकाएं कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्षक कोशिकाओं में स्फीति दबाव रक्षक कोशिकाओं के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जल अवशोषण के परिणाम स्वरूप रक्षक कोशिकाएं बड़ी हो जाती है तो रंध्र के छिद्र खुल जाते हैं, और जब जल उत्सर्जन के बाद रक्षक कोशिकाओं सिकुड़ती या सिकुड़ जाती है तो छिद्र बंद हो जाती है। रंध्रों का खुलना और बंद होना प्रकाश, तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्द्रता जैसे कारकों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन कर रहा है, गन्ने का लाल सड़न किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा
कोलेक्ट टेरी ट्यूब, क्या हो जाएगा, फैल्कोट्यूब, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। गन्ने का लाल सड़न, रेड रोग जो है कोलेक्ट टेरिकम फैल्कोट्यूब के कारण होता है। कोलेक्ट, यहाँ पर लिखा है हिंदी में, कह रहा है कोलेक्टोट्राइकम फैल्केटम, क्या है, कोलेक्टोट्राइकम फैल्केटम एक कवक है जो उपज का गुणवत्ता में जो है गंभीर नुकसान का कारण बनता है। इस रोग का नाम रेड डॉट 1906 में सर E.J. वटलर के द्वारा दिया गया था। सर E.J. वटलर भारत में एक शाही माइकोलॉजिस्ट, कवक विज्ञान थे, जो उस समय बिहार के पूसा में कार्यरत थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था J.Q. प्लोबो के द्वारा दिया गया था। प्लाज्मा झिल्ली शब्द J.K. प्लोबो द्वारा दिया गया था। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। यह एक जैविक झिल्ली है जो सभी कोशिकाओं के आंतरिक भागों को बाहरी वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से फैटी एसिड आधारित लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। प्लाज्मा लेमा शब्द वर्ष 1931 में J.Q. प्लोबो द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली का इकाई झिल्ली मॉडल रॉबर्टसन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसे तरल किमीर नमूना के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन कह रहा है कृषि बीमा योजना में शामिल है, तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। यहाँ पे इसका आंसर सी दोनों सही है। कृषि बीमा योजना में ए और बी दोनों शामिल है। भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से उत्पन्न फसल हानि नुकसान से पीड़ित किसानों की आय को स्थिर करने के लिए 2 फसल बीमा योजना शुरू की है। पहला जो है इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यह उपज आधारित फसल बीमा योजना है जो कई हितधारकों को एक ही मंच पर एकीकृत करता है। इसे खरीफ सीजन 2016 में जो है पेश किया गया था। इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है पुनर्गठित मौसम कर आधारित फसल बीमा योजना। यह एक मौसम आधारित फसल बीमा योजना है जो किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई करने के लिए फसल की पैदावार के लिए मौसम के मापदंडों का उपयोग करती है। इसे भी खरीफ सीजन 2016 में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्न में से कौन सही है? आंसर सी हो जाएगा। यह कह रहा है सामाजिक एवं पर्यावरणीय अच्छाइयाँ उत्पन्न करने के साथ ही यह कॉर्पोरेट धारणाओं को धन लाभ कराता है। कह रहा है ट्रिपल बॉटम लाइन अवधारणा के संबंध में कथन सी जो है ये सही है। कह रहा है सामाजिक एवं पर्यावरणीय अच्छाई उत्पन्न करने के साथ ही यह कॉर्पोरेट धारणाएं को धन लाभ कराता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिपल बॉटम लाइन एक लेखांकन ढांचा है जो किसी संगठन के प्रदर्शन को 3 आयामों में मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में है सामाजिक पर्यावरण और आर्थिक। 3 मूल्यांकन जो हो जाएगा सामाजिक पर्यावरण और आर्थिक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट का है TBL ढांचों का उपयोग समय के साथ किसी कंपनी के वित्तीय सामाजिक और पर्यावरणीय प्रदर्शन को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है TBL के 3 आयाम को 3P के रूप में जाना जाता है, पीपल, प्लांट और प्रॉफिट। कर है अधिक व्यवसाय मूल्य बनाने के लिए व्यापक प्रतिक्षेप से अनेक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए कुछ संगठनों या कंपनियों द्वारा TBL ढांचे को अपनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है TBL के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को बनाए रखा जा सकता है, बाहरी निवेश बढ़ाया जा सकता है, ESG इच्छुक ग्राहकों से बिक्री बढ़ाई जा सकती है और दीर्घकालीन परिचालन क्षमता हासिल की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है TBL ढांचे का उपयोग किसी संगठन की स्थिरता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है TBL ढांचे उन कंपनियों के लिए भी उपयोगी है जो शेयरधारकों को लाभ पहुंचाने के साथ साथ पर्यावरण, समाज
या दोनों पर सकारात्मक प्रभाव डालना चाहती है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिवियल ढांचे किसी कंपनी के सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को उसके वित्तीय लक्ष्यों के साथ जोड़ने की एक विधि है। नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है भारत और 5 एशियन देशों अर्थात कंबोडिया, लाओस, पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम मिलकर बनाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ये मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन MGS। इस संगठन का नाम मेकोंग गंगा सहयोग दो बड़ी नदियों गंगा और मेकोंग के नाम पे रखा गया है। इस संगठन जो है इसका संगठन जो है पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा के साथ साथ परिवहन और संचार में सहयोग के लिए किया गया है। नेक्स्ट है इसे जो है 2000 ईस्वी में वियनटियांग ने लाओ PDR में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट 52वां क्वेश्चन कर है निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बिक्री कर। बिक्री कर प्रत्यक्ष कर नहीं, यह एक अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर देख लीजिए, कह रहे प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिनके मौद्रिक तथा वास्तविक बोझ अर्थात कर से उत्पन्न कराघात तथा करापात उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिसके ऊपर सरकार कर लगाता है। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण में आयकर, निगम कर, उपहार कर, आस्तिक कर, व्यय कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर, प्रतिभूति कर आदि आता है। उसके बाद आता है अप्रत्यक्ष कर। कर है जिन करों के वास्तविक बोझ को विविधित किया जा सकता है अर्थात वैसा कर जिसका करापात एवं कराघात दो अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण में उत्पाद कर हो जाएगा, सीमा कर हो जाएगा, बिक्री कर हो जाएगा एवं सेवा कर हो जाएगा। नेक्स्ट 53वां क्वेश्चन का है डेयरी सरकारी समितियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आंसर यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। कह रहा है आंसर सी हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 तीनों सही है। कह रहा है सरकार डेयरी सहकारी समितियों को ऋण के ब्याज में 2% राहत देगी। फूट एंड माउथ डिसीज और ब्रुसिलोसिस के विरुद्ध घरेलू पशुओं का 100% टीकाकरण होगा। 15,000 करोड़ द्वारा पशुपालन आधारभूत संरचना निधि का गठन किया जाएगा। तो यहाँ पे तीनों सही है। चलिए देखिए यहाँ कर है डेयरी सहकारी समिति के संबंध में कथन 1, 2, 3 जो है तीनों सही है। सरकारी डेयरी सहकारी समिति को ऋण के ब्याज में जो है 2% राहत देगी। फूट एंड माउथ डिजीज और ब्रुसिलोसिस के विरुद्ध घरेलू पशुओं का 100% टीका किया जाएगा। 15,000 करोड़ रुपये द्वारा पशुपालन आधारभूत संरचना निधि का गठन होगा। बिहार में डेयरी सहकारी समिति बिहार राज्य दूध सहकारी संघ लिमिटेड बिहार सरकार के एक राज्य सहकारी समिति है। यह उत्पादों का विपणन सुधा डेयरी लेवल के तहत करता है। बिहार में डेयरी उद्योग के कुछ प्रमुख संगठनों में सुधा, अनुज डेयरी, गंगा डेयरी और अमूल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है UNDP तैयार करता है। तो आंसर हो जाएगा मानव विकास सूचकांक। कह रहा है HDI इस बात पर जोर देने के लिए बनाया गया था कि किसी देश के विकास का आकलन करने के लिए लोगों और उनकी क्षमताओं को अंतिम मापदंड होना चाहिए, न केवल आर्थिक विकास। नेक्स्ट पॉइंट है मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है अमर्त्य सेन और अनज्ञात अर्थशास्त्रियों के साथ महबूब उल हक ने 1990 में पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी। मानव विकास सूचकांक 3 बुनियादी आयाम पर आधारित है। पहला हो जाएगा इसमें दिया हुआ है लंबा और स्वास्थ्य जीवन जो कि जीवन प्रत्याशा है। दूसरा हो जाएगा ज्ञान तक पहुंच, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और शिक्षा के औसत वर्ष। तीसरा है जीने का एक समय मानक, सकल प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है HDI के तीनों आयामों में से प्रत्येक के लिए सामान्यीकृत सूचकांक का ज्यामितीय माध्य है। मानव विकास सूचकांक 2022-23 में 193 देशों में भारत का स्थान 134वां, स्कोर जो था 0.644 तथा स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पे था।
यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट 55वां क्वेश्चन कह रहा है नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पीएसई नीति 2021 के अनुसार कौन सा कथन सत्य या असत्य है। यहाँ पे आंसर जो दे रखा है कह रहा है ए, एक सत्य है और दो जो है असत्य है। तो एक देख लेते हैं। पहला कह रहा है रणनीति क्षेत्र में शामिल परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, प्रतिरक्षा, परिवहन एवं दूर संचार। तीसरा है पावर, पेट्रोलियम, कोयला एवं अन्य खनिज। चौथा है बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवा। ये तीन चारों क्या है सही है। दूसरा गलत दे रखा है सिर्फ एक सरकारी कंपनी को रखा जाएगा, अवशिष्ट को विलीन या निजीकरण या बंद कर दिया जाएगा। ये यहाँ पे गलत है। यही चीज यहाँ पे डिस्कशन में दे रखा है। यहाँ से देखिए यदि निजीकरण संभव नहीं तो इस क्षेत्र की सीपीएसई का जो है निजीकरण कर दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति 2021 को 4 फरवरी 2021 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। नेक्स्ट है नीति का लक्ष्य। नीति का लक्ष्य सभी गैर रणनीतिक और रणनीतिक क्षेत्रों में विनिवेश के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करना है। 56वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी तीनों सही है। आधुनिक भारतीय सिक्के सांकेतिक सिक्के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूप्रोनिकल निकल धातु का उपयोग पिघलाने और हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है। यह भी सही है। सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 सिक्के को पिघलाने पर रोक लगाता है। यह भी यहाँ सही है। कह रहा है आधुनिक भारतीय सिक्के सांकेतिक सिक्के हैं क्योंकि आधुनिक भारतीय सिक्कों का मूल्य उनकी सामग्री के मूल्य से नहीं बल्कि सरकार द्वारा उनके जारी होने की तारीख से निर्धारित होता है। क्यूप्रोनिकल धातु का उपयोग पिघलाने को रोकने हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है। क्यूप्रोनिकल धातु एक मिश्र धातु है जिनमें तांबा, निकेल और अन्य धातु शामिल है। यह धातु लोहे की तुलना में बहुत अधिक कठोर होती है और इसे पिघलाना अधिक कठिन होता है। नेक्स्ट है सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 सिक्कों को पिघलाने पर रोक लगाता है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति के लिए सरकार की अनुमति के बिना सिक्कों को पिघलाना या नष्ट करना गैर कानूनी है। अब यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू होता है। श्रृंखला में देखना है श्रृंखला के आसान अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 3 के गुणज होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी। ए 1 नंबर में, ई होता है ई जो होता है ये कितने नंबर होता है 5 नंबर में होता है। ए बी सी डी ई, उसके बाद एल हो जाएगा, इसके बाद पी हो जाएगा, उसके बाद जेड हो जाएगा। अब यहाँ पे दे रखा है 3 का स्क्वायर 81 है। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आंसर 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9 का। फिर यहाँ पे देखिए जो है ये सीरीज दे रखा है, इसको पंक्ति में बैठाइएगा तो इसका आंसर जो आएगा ये बी आ जाएगा। नेक्स्ट 60वां क्वेश्चन कह रहा है दिए गए समीकरण को सही करने के लिए कौन सी संख्या को आपस में बदला जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। 16 को कर दीजिएगा 32 और 32 को कर दीजिएगा 16, तब यह सॉल्यूशन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है दी गई उत्तर आकृति में उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये यहाँ पे वो है। तो यहाँ पे आंसर ये वाला होना चाहिए और ऐसे इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे दे रखा है कह रहा है एक बिंदु ए पर किसी मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण, जब भी अवनमन कोण होता है तब ऊपर कोण बनेगा और उन्नयन कोण होगा तब नीचे का कोण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अवनमन कोण दे रखा है इसलिए ये 60 डिग्री का होगा। यदि वह बिंदु मीनार के आधार से 80 मीटर की दूरी पर है, ये 80 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा h बराबर हो जाएगा रूट अंडर पहले तो ये निकाल लीजिएगा, ये साइन 60 डिग्री का मान से निकल जाएगा, ऐसे नहीं निकलेगा। यहाँ से निकालिएगा तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, ये जो है आधार हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा h बाय b होता है फॉर्मूला। tan बराबर हाइट बाय बेस हो जाता है। यहाँ पे हाइट हो जाएगा क्या 80 और बेस निकाल दीजिएगा, इससे यहाँ पे दिया होगा tan, देखिए यहाँ पे दे रखा है हाइट बाय बेस दे रखा है। फिर यहाँ पे इससे ये निकालिएगा तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 3/4, ठीक। tan थीटा बराबर 3/4 तो यहाँ पे ये बना लीजिएगा ये, ठीक है।
ट्रायंगल, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये विकर्ण इसका निकाल लीजिएगा, फिर ये सारे फॉर्मूला बैठा करके इसका सोल्यूशन निकलेगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। यदि उस मैदान की लंबाई 40 मीटर है तो उस मैदान की चौड़ाई क्या होगा? तो जैसे ही आयत होगा तो आयत का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, यानी एल गुने बी हो जाता है, और इस पर बैठाइएगा तो इसका सारा निकल जाएगा फॉर्मूला। यहाँ पे आंसर 24 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, यदि त्रिज्या R1 और R2 वाले दो वृत्तों की क्षेत्रफल का योग त्रिज्या R वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो इसका समीकरण आंसर जो हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 5 लड़कों का औसत उम्र 16 वर्ष है, जिसमें से 4 लड़कों का औसत उम्र 16 वर्ष 3 महीने है, तो 5वें लड़के का उम्र क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर 15 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे इसका सोल्यूशन दे रखा है, इसको देख लीजिएगा एक बार सोल्यूशन को पॉज करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, एक मिश्रण के 729 ml में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। दूध और पानी का एक नया मिश्रण का अनुपात 7:3 में प्राप्त करने के लिए कितने लीटर पानी मिलाया जाएगा? तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 7/2, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा? 7/3। इसमें x कर दीजिए, इसमें भी x कर दीजिए, और इससे निकालिएगा तो x का मान निकल जाएगा, वही लीटर मिलेगा इसमें। चलिए नेक्स्ट कर रहा है, यदि x² - bx + c = 0 समीकरण के मूल्य अल्फा और बीटा है तो अल्फा एवं बीटा मूलों वाला समीकरण होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन कर है, सही उत्तर का चयन करें, रेखांकित चित्र अनुसार समीकरण को जोड़े। इसको जोड़िएगा तो क्या करिएगा? इसको इस साइड ले जाइएगा तो ये -10 हो जाएगा, इस साइड जाइएगा तो -9 हो जाएगा। फिर इसको ऐसे कर देना है और दोनों को मल्टीपल कर देना है। तो मल्टीपल करने के लिए, यदि सेम करने के लिए, पहला जो x वाला वैल्यू है या y वाला वैल्यू, किसी को हम सेम कर सकते हैं, तो इसको गुना कर दीजिए 3 से, सॉरी इसको नहीं करना है, नीचे वाले को 3 से करिएगा तो ये हो जाएगा 3 दूना 6x - 3y, और ये 9 का 18 27 हो जाएगा। फिर माइनस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, इसको काट दीजिए, फिर इससे निकालिएगा, समान निकल जाएगा। यहाँ कर 70 नंबर क्वेश्चन, एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है और शेष भाग का 1/2 भाग सफ़ेद है। यदि शेष भाग नीला है और इस नीले भाग की लंबाई 3.1/2 cm है तो पेंसिल की लंबाई ज्ञात करें, तो आंसर हो जाएगा 8 cm, ठीक है। 8 cm यहाँ पर सोल्यूशन दे रखा है, इसको देख लीजिएगा एक बार, इसका हम PDF डाल देंगे। फिर इसको कह रहा है मूल्यांकन कीजिए, इसको सोल्व कीजिएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी इसका 8/3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, करें किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं? आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है आर्थ्रोपोडा अकशेरुकी जानवरों का एक समूह है जिसमें एक बाह्य कंकाल, एक खंडित शरीर और जुड़े हुए पैर होते हैं। उनके शरीर में उपांग की एक जोड़ी के साथ खंड होते हैं। नेक्स्ट है, इनका प्रजनन आंतरिक निषेचन स्थलीय प्रजाति और आंतरिक या बाह्य निषेचन जलीय प्रजाति द्वारा होता है। नेक्स्ट है, उनके पास एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थ्रोपोडा के प्रकार, पहला होता है कीड़े, चींटियाँ, एफिडस, तितलियाँ, टिड्डे, दीमक आदि। दूसरा होता है आर्चिड्स, बिच्छू, घून, मकड़ियाँ। तीसरा होता है क्रस्टेशियस, केकड़े, मछली, झींगा मछली आदि। आर्थ्रोपोडा अकशेरुकी जंतुओं का सबसे बड़ा संघ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कारूपॉक्स को। कह रहा है कारूपॉक्स को लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है। लैटिन भाषा में काउ का अर्थ होता है बैका और क्रॉप्सिनिया का अर्थ होता है वैक्सीनिया। इन जड़ों से टीकाकरण शब्द हमारे लिए उपयोग में आए हैं। नेक्स्ट है वैक्सीनिया वायरस, जो एक पॉक्स वायरस आर्थ्रोपॉक्सी वायरस की प्रजाति का वैक्सीनिया वायरस के नाम से भी जाना जाता है, जो अलग अलग होता है, लेकिन स्मॉल पॉक्स, चेचक और क्रॉप पॉक्स पैदा करने वाले वायरस से निकटता से संबंधित है और इसमें स्मॉल पॉक्स के खिलाफ टीके बनाने में उपयोग किया जाने वाला जो है तनाव भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1796 में एक अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर को पता चला कि जिन दूधिया को क्रॉपॉक्स हुआ था उन्हें महामारी के दौरान भी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ था। जेनर ने जानबूझकर लोगों को स्मॉल पॉक्स देने की कोशिश की और पाया कि वे सभी लोग अब स्मॉल पॉक्स के प्रतिरोधी थे। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसा इसीलिए था क्योंकि स्मॉल पॉक्स का वायरस क्रॉप पॉक्स से निकटता से संबंधित था। यह विकसित होने वाला पहला सफल टीका था। नेक्स्ट 54वां क्वेश्चन कर रहा है, किसी जीव के विकासवादी इतिहास को डैश के रूप में जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा जातिवृत्ति। कह रहा है किसी जीव के विकासवादी इतिहास को जातिवृत्ति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विकास परिवर्तन की एक क्रमिक और निरंतर प्रक्रिया है जो समय के साथ आनुवंशिक संरचना में जो है मामूली बदलाव के साथ साथ पर्यावरण में परिवर्तन के कारण होता है, जिससे नई प्रजाति का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जातिवृत्ति। यह विकास की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न पीढ़ियों के माध्यम से एक जीव के विकास का अध्ययन करता है, अर्थात यह एक जीव का विकासवादी इतिहास है। नेक्स्ट पॉइंट है, जातिवृत्तीय संबंध को एक जातिवृत्त वृक्ष क्लाइडोग्राम के रूप में दर्शाया जाता है, जो दर्शाता है कि एक टैक्सन दूसरे टैक्सन से कैसे संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, जातिवृत्ति वृक्ष आरेख आविष्कृत अनुक्रमक डाटा विश्लेषण पर आधारित है। गुण या लक्षण जातिवृत्ति के प्रयुक्त डेटा की इकाई है। यहाँ पे देखिए दे रखा है पॉनगिनिया और होमिनियस। यहाँ पे पॉनगिनिया में पॉनगो दे रखा है और ये यहाँ पे गोरिल्ला पैन होमो दे रखा है। ये सारा को मिला करके फिर बना है होमिनिनी। ये आलेख एक जाति वृत्तीय वृक्ष को जो है दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, व्यक्तिवृत्त एक जीव की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन है। यह एक व्यक्ति के जीव के विकास की श्रृंखला को कवर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्तिवृत्ति निषेचन के समय से शुरू होने वाले अध्ययन को कवर करता है और इनमें जन्म के समय की सभी विकास संबंधी प्रक्रिया और उसके बाद की प्रक्रिया भी शामिल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वंशावली। यह किसी जीव के मौजूदा प्रजाति के आदिम पूर्वजों का अध्ययन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा अभिसारी विकास को। कह रहा है ऐसा अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान हो सकते हैं, लेकिन इसकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता होती है, समजात अंग कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह समजातता अपसारी जैव विकास अर्थात पूर्वज के विभिन्न दिशाओं में हुए जैव विकास को प्रमाणित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे अंग जो समान कार्यों में उपयोग होने के कारण समान दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में भिन्नता पाई जाती है, समरूप अंग कहलाते हैं। नेक्स्ट है, यह समरूपता अभिसारी जैव विकास को दर्शाती है, जैसे डॉगफिश व हेल। नेक्स्ट है, कुछ लक्षण जो खो गए थे और जीव के पूर्वजों में मौजूद थे वे जीव में वापस लौट आते हैं। इस घटना को पूर्व जानुरूपता के नाम से जाना जाता है, जैसे कुछ व्यक्तियों में कर्णपाली को हिलाने की शक्ति होती है। निश्चेतन क्वेश्चन कर रहा है, वैसली बैक्टीरिया है जो होते हैं, आंसर हो जाएगा छड़ के आकार के। आकृति के आधार पर जीवाणु निम्न प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है सलाकवत बोसिलियस। इस प्रकार के जीवाणु छड़नुमा या बेलनाकार आकृति का होते हैं, जैसे वेसिलस एंथ्रासिस। नेक्स्ट है गोलाकार। कह रहा है गोलाकार आकृति के जीवाणु को कोकस के नाम से जाना जाता है। ये सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। कोशिकाओं के विन्यास के आधार पर ये कई प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है माइक्रोकाई। कह रहा है एक कोशिकाओं के रूप में, जैसे माइक्रोकोकस हो जाएगा। नेक्स्ट है डिप्लोकोकाई। दो या दो कोशिकाओं के समूह में, जैसे डिप्लोकोकस न्यूमोनी हो जाएगा। तीसरा जो है वो है स्ट्रेप्टोकोकाई। अनेक कोशिकाओं
के समूह में जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट है चौथा नंबर, वो कर है सारसिनी 864 अथवा 128 के धनाकृति पैकेट में जैसे सारसीना हो जाएगा। तीसरा है सर्पिला कृति, इस आकार का जीवाणु अथवा स्पाइरल होते हैं, कोलिड या स्पाइरल होते हैं जैसे स्पाइरल रूपेम हो जाएगा। चौथा जो है वो है कोमा, इस प्रकार के जीवाणु अंग्रेजी के चिन्ह के आकार के होते हैं जैसे विब्रोकोमा। नेक्स्ट 77वां क्वेश्चन कर है खाने योग्य समुद्री मछलियाँ कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा सी, हिल्सा, पॉम्फ्रेट और मैकरल। मछलियाँ को दो श्रेणी में विभाजित किया जाता है, एक होता है मीठे पानी की मछलियाँ, दूसरा होता है समुद्री मछलियाँ। मीठे पानी की कुछ मछलियाँ जो बहुत आम, उनमें केतला हो जाएगा, रोहू हो जाएगा और कॉमन कॉर्प शामिल है। खाने जाने वाले कुछ समुद्री मछलियाँ में हिल्सा, सार्डिन, पॉम्फ्रेट, मैकेरल आदि शामिल है। समुद्री सितारा, जिन्हें आमतौर पर स्टारफिश कहा जाता है, मछली नहीं है। नेक्स्ट है गिटार फिश, मछली की एक प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? तो ये हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन सबसे कठोर धातु है। कुछ स्रोतों में पैलेटिनियम को सबसे कठोर धातु माना जाता है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है, यह सबसे प्रबल अपचायक होते हैं। नेक्स्ट है टाइटेनियम को रणनीति धातु कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग रक्षा उत्पादन में होता है। चांदी, सोना, तांबा, प्लेटिनियम तथा बिस्मिथ अपने कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु हैं। नेक्स्ट है सोना, प्लेटिनियम, चांदी तथा पारा उत्कृष्ट धातुएं हैं। चांदी एवं तांबा विद्युत धारा का सर्वोच्च चालक है। नेक्स्ट है पारा व लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धातुओं में सबसे अधिक आघात वर्ध्यता सोना व चांदी होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है? तो आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पारा का निष्कर्षण मुक्त सिनेवार अयस्क से किया जाता है। पारा का अपेक्षित घनत्व 13.6 होता है। पारा उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, यह एक प्रमाणिक होता है। 4.12 के ताप पर पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। पारा अन्य धातुओं के साथ मिलकर धात्विक घोल बनाता है जिसे अमलगम कहते हैं। पारा को लोहा पात्र में रखा जाता है क्योंकि यह लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है। नेक्स्ट है ट्यूबलाइट में समानतः मरकरी का वाष्प और आर्गन गैस भरी रहती है। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकुरित जौ के दाने के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को डैश कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा बियर। ठीक है, करें अंकुरित जौ के दाने के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को बियर कहा जाता है। बियर में अल्कोहल की मात्रा लगभग 3 से 6% होती है। पेय का प्रकार, अल्कोहल और स्रोत। रम में 45 से 55% स्रोत शीरा हो जाता है। विस्की या हिस्की कहते हैं जिसमें 40 से 50% अल्कोहल होता है, जौ का उसका स्रोत है। ब्रांडी हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 से 50% अंगूर होता है। जीन होगा 35 से 40% अल्कोहल मक्का से प्राप्त होता है। बियर हो जाएगा 3 से 6%, ये जौ से प्राप्त होता है। शैंपेन हो जाएगा 10 से 15%, ये अंगूर से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है पोर्ट व शेरी, ये 15 से 25% अल्कोहल का है और ये अंगूर से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है साइडर, जिसमें 206% अल्कोहल होता है, ये एप्पल यानी सेब से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मिथाइल अल्कोहल को कास्ट स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है रेक्टिफाइड स्पिरिट को व्यावसायिक अल्कोहल भी कहते हैं। इसमें 95.6% इथाइल अल्कोहल तथा शेष 4.4% जल होता है। परिशोधित स्पिरिट बेंजीन एवं पेट्रोल के मिश्रण को शक्ति अल्कोहल, पावर अल्कोहल कहा जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें शराब व अन्य शराब के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है ऑन्कोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट 81वां क्वेश्चन करना है एक रेडियो धर्मी पदार्थ का आधा जीवन चक्र महीने का होता है। पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 8 महीने में।
यहाँ पे देखिए 8 महीने में, आधा जीवन काल 4 महीने का, तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। और हिस्सा का क्षय होगा 2 आधा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मतलब जो है 8 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी में इनो साल्ट डाला जाता है तो बुलबुला बन जाते हैं, डैश के कारण, तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। जब पानी में इनो साल्ट डाला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो है बुलबुला बन जाता है। बुलबुले जल की बूंदों से जुड़ जाते हैं और उन्हें गिलास के शीर्ष पर ले आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेट को सूजने से राहत दिलाती है और इसमें मौजूद सोडा एसिड को जो है निष्कर्ष कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा टेक्नेशियम। टेक्नेशियम पहला कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्व था। टेक्नेशियम का परमाणु संख्या 43 है। इसका रासायनिक प्रतीक जो है ये Tc है। टेक्नेशियम के सभी समस्थानिक रेडियोधर्मी हैं, जिनमें से 97 Tc के पूर्ण आयनित अवस्था को छोड़कर कोई भी स्थिर नहीं होता है। नेक्स्ट है, टेक्नीशियम एक्वा रेजिया नाइट्रिक अम्ल और सादृत सल्फ्यूरिक अम्ल में विलीन हो जाता है, लेकिन यह हाइड्रोक्लोरिन अम्ल में अविलयशील है। नेक्स्ट पॉइंट है, चिकित्सा परीक्षण के लिए रेडियोधर्मी समस्थानी में टेक्यूशन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 84वां क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के प्रथम तत्व हैं। इसका परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान संख्या 1.008 होता है। सूर्य और तारों का आधा से ज़्यादा भाग हाइड्रोजन का बना होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। इसके नाभिक में जो है सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी कैंडविस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन निर्माण की विधि। लाल तप्त लोहे पर भाप प्रभावित करने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिथिक की जल से प्रतिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होते हैं। सोडियम की जल के साथ प्रतिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, उच्च दाब पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों से संयोग करके उन्हें वनस्पति घी में बदल देता है। इस प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्राइटेरियम। नेक्स्ट है, ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहा जाता है। ट्राइटेरियम हाइड्रोजन का एक दुर्लभ समस्थानिक है। यह एक बीटा उत्सर्जक है। इसकी अर्ध आयु 12.4 वर्ष होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है? तो आंसर होगा NH3 को। अमोनिया गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, अमोनिया नाइट्रोजन का एक अस्थायी हाइड्राइड है। अमोनिया का औद्योगिक पैमाना पर उत्पादन हैबर विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, अमोनिया एक रंगहीन गैस है जिसमें तीखी गंध होती है। इसे सूंघने पर छींक तथा आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमोनिया की संरचना टेट्राहेड्रल एवं आकृति पिरामिडल होती है। नेक्स्ट है, उच्च दाब पर अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर कार्बनिक यौगिक यूरिया प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, द्रवित अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेटर में बर्फ जमाने के काम में होते हैं। नेक्स्ट है, अमोनिया लवणों के उत्पादन में, दूसरा हो जाएगा यूरिया के निर्माण में, सफाई के काम में, चिकनाई दूरी करने में और हाइड्रोजन के उत्पादन में जो अमोनिया का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 86वां क्वेश्चन का है, बर्तन के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर है। तो आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। नेक्स्ट है, बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पॉलीमर टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन एक कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा का प्रतिरोध और विद्युत का कुचालक है। इसका उपयोग बर्तन के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 87वां क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन से शहर जहाज निर्माण से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा एंटवर्प, दूसरा हो जाएगा ट्राइस्टे और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे चौथा हैम्बर्ग, यानी पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। देखिए,
एंटवर्प, ये जो है एंटवर्प बेल्जियम का बंदरगाह शहर है। यह हीरा, ललित कला, फैशन उद्योग इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा जो है वह है ट्राइस्टे। ट्राइस्टे इटली का प्रमुख बंदरगाह शहर है। उसके बाद आता है मिन्स्क। मिन्स्क जो हो जाएगा ये पूर्वी यूरोप के बेलारूस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यह शिवसलाई और निहाय मिहान नदियों के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद आता है हैम्बर्ग। हैम्बर्ग जर्मनी का प्रमुख बंदरगाह नहर है। अब आता है विश्व के प्रमुख उद्योग केंद्र। देश, उद्योग केंद्र, प्रमुख उद्योग। यूएसए, पीटर्सबर्ग विश्व की इस्पात की राजधानी के नाम से जाना जाता है, लोह एवं इस्पात के लिए। डेट्रॉइट मोटर कार के लिए। सैन फ्रांसिस्को तेल शोध, जलपोत और सिलिकॉन वैली ये कंप्यूटर एवं तकनीकी उद्योग के लिए। कनाडा में आता है ओटावा है कागज उद्योग के लिए। हैमिल्टन कनाडा के बर्मिंघम में है, ये लोह इस्पात व इंजीनियरिंग के लिए। ब्रिटेन में आएंगे मैनचेस्टर है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। लिवरपूल हो जाएगा जलपोत निर्माण व तेल शोध के लिए। फ्रांस में आते हैं शैम्पेन व बोर्डो, यह है शराब उद्योग के लिए। सार व लॉरेन क्षेत्र ये लोह इस्पात के लिए। जर्मनी में आते हैं फ्रैंकफर्ट इंजीनियरिंग व परिवहन के लिए। नीदरलैंड में एम्स्टर्डम ये जलपोत निर्माण और हीला पॉलिश के लिए। डेनमार्क में आता है कोपेनहेगन, ये डेयरी यानी दूध उत्पादन के लिए। इटली तुरीन इटली का डेट्रियाट है वह मोटर कार के लिए। स्वीडन ये स्टॉकहोम जलपोत निर्माण के लिए। ब्राजील साओ पाउलो ये कॉफ़ी उद्योग के लिए। जापान नगोया जापान का डेट्रिया कहा जाता है, वह एयरक्राफ्ट कार मशीनरी के लिए। और ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है जलपोत लोह इस्पात और वस्त्र के लिए। नेक्स्ट 88वां क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीले वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा असम को। असम को ब्रह्मपुत्री नदी के कारण जो है तथा पहाड़ियों से लगते नीले बादल के कारण लाल नदी और नीले पहाड़ी वादियों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है अटलांटिक में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक में प्रथम वैज्ञानिक स्पेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था, जो कि बिल्कुल सही है। वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री का उपयोग आपूर्ति बेस एवं पारगमन शिविर के रूप में किया जा रहा है, ये भी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए मैत्री स्टेशन पूरे वर्ष आबाद रहता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए कह रहा है वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए मैत्री स्टेशन पूरे वर्ष आबाद रहता है। 1981 में शुरू हुए भारतीय अटलांटिक कार्यक्रम के तहत अटलांटिका में 3 अस्थायी बेस स्टेशन बनाए गए हैं, जिनका नाम जो है दक्षिणी गंगोत्री जो कि 1983 में, मैत्री 1988 में, भारतीय 2012 में। इस प्रकार स्पष्ट है कि अटलांटिक में प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था। वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री का उपयोग आपूर्ति बेस एवं प्रागमन शिविर के रूप में किया जा रहा है। वैज्ञानिक गतिविधि के लिए मैत्री स्टेशन पूरे वर्ष आबाद रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत ने अटलांटिक के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। चलिए 90वां क्वेश्चन का है अटलांटिक क्षेत्र और आर्कटिका महाद्वीप स्थित है। आंसर हो जाएगा उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के निकट में। अटलांटिक पृथ्वी के सबसे उत्तरी भाग में स्थित एक ध्रुवीय क्षेत्र है। अटलांटिक के अंतर्गत आर्कटिक महासागर, निकटवर्ती समुद्र और अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड जो डेनमार्क के अधीन आता है, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत ने वर्ष 2007 में आर्कटिक महासागर में अपना पहला वैज्ञानिक अभियान शुरू किया और जुलाई 2008 में नॉर्वे के स्वालबार्ड में हिमाद्री नाम से एक शोध केंद्र खोला था। नेक्स्ट पॉइंट है अटलांटिका पृथ्वी के सबसे दक्षिण भाग दक्षिणी ध्रुव में स्थित एक ध्रुवीय महाद्वीप है। नेक्स्ट पॉइंट है अटलांटिका विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है तथा यह विश्व का सर्वाधिक ठंडा महाद्वीप है, जहां पूरी तरह से बर्फ की परत जमी रहती है, जिसके कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। किसको? अटलांटिका को। नेक्स्ट पॉइंट है अटलांटिका को विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व के सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट अटलांटिका में स्थित है। नेक्स्ट है क्वीन मॉल्ट पर्वत श्रेणी अटलांटिका को 2 भागों में बांटती है। अटलांटिका में 22 मार्च से 23 सितंबर तक अंधकार रहता है,
24 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। अटलांटिका जाने वाला प्रथम भारतीय रामचरण थे। यहाँ पाए जाने वाले पक्षी में पेंगुइन हो जाएगा, अल्बाट्रोस हो जाएगा और पेट्रल हो जाएगा। अटलांटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे गतिशील महाद्वीप की भी संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अटलांटिका अध्ययन केंद्र गोवा भारत में स्थित है। अब यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाइएगा। तो देखिए रेलवे जोन दे रखा है। मुख्यालय पश्चिमी मुख्यालय जबलपुर में है, दक्षिणी पूर्वी मध्य बिलासपुर में है, उत्तरी पूर्व गोरखपुर में है, पूर्वी मध्य हाजीपुर में है। कर है 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो हो जाएगा द्वीप। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर दे रखा है यहाँ पे सी, यानी ए और 2 दोनों सही है। यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं शेष 3 दिशाओं में तमिलनाडु से घिरा है, सही बात है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 4 छोटे असबंध जिले हैं, ये भी यहाँ पे सही है। तो इसका आंसर सी दे रखा है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 4 छोटे असबंध जिले हैं। पुडुचेरी हो गया, कारिकाल हो गया, माहे हो गया, यानाओन हो गया। नेक्स्ट 94वां क्वेश्चन कह रहा है वाणिज्य अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल हो जाएगा गेहूं। गेहूं वाणिज्य अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है। गेहूं, चावल, मक्का आदि वाणिज्य अनाज कृषि का महत्वपूर्ण फसल है। गन्ना, कपास, जूट आदि जो है नकदी फसल है। 95वां क्वेश्चन कह रहा है परावर्तन के नियम सत्य है। आंसर हो जाएगा डी, सभी परावर्तक सतह के लिए। कह रहा है परावर्तन के नियम सभी परावर्तक सतह के लिए सत्य है। किसी सतह से टकराकर प्रकाश के वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। परावर्तन के नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और सतह पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन या परावर्तन कोण होता है। नेक्स्ट 96वां क्वेश्चन कह रहा है कौन सा बेहतर कंडक्टर है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा निकेल। धातु का चालकता क्रम में सबसे ज़्यादा जो बढ़िया होता है वो चांदी होता है, उसके बाद तांबा होता है, उसके बाद सोना, एल्युमिनियम, जिंक, निकेल, आयरन, प्लेटिनम, स्टील और लेड और स्टेनलेस स्टील, ये सारे जो होता है वो किसका बेहतर कंडक्टर होता है। कर है किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का प्रतिरोध करता है प्रतिरोधकता कहलाता है। प्रतिरोधकता जितनी कम होती है चालकता उतनी ही बेहतर होती है। निकेल की प्रतिरोधकता जो होती है ये होता है 6.85 × 10⁻⁻8 ओम होता है, ठीक है। लोहे की प्रतिरोधकता जो होगा वो 9.71 × 10⁻⁸ ओम होता है। क्रोमियम की प्रतिरोधकता जो हो जाएगा वो होगा 13 × 10⁻⁸ ओम हो जाएगा। नाइक्रोम की प्रतिरोधकता 1.10 × 10⁻⁶ ओम हो जाएगा। नेक्स्ट 97वां क्वेश्चन कह रहा है खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो आंसर हो जाएगा आभासी और आवर्धित। खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आभासी, उल्टी और आवर्धित होती है। खगोलीय दूरबीन का उपयोग तारों और ग्रहों जैसी आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है स्थलीय दूरबीन। इसका उपयोग जमीन पर दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है दूरबीन द्वारा निर्मित छवि आभासी, सीधी और छोटी होती है। इसमें जो है 3 लेंस होते हैं। तीसरा लेंस सीधी छवि बनाने के लिए होता है। नेक्स्ट आता है सरल सूक्ष्मदर्शी। इसका उपयोग जो है वस्तुओं की आवर्धित छवि देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका आविष्कार एंटोनी वान लुवेनहॉक ने किया था। नेक्स्ट है यहाँ पे यह ऐसी छवियाँ बनाता है जो आभासी और विस्तारित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है यौगिक सूक्ष्मदर्शी। एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी किसी वस्तु की आवर्धित छवि बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक लेंसों का उपयोग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके द्वारा निर्मित छवि आवर्धित, आभासी तथा उल्टी होती है। 98वां क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है। तो आंसर हो जाएगा आयाम के संदर्भ में, ठीक है। कह रहा है ध्वनि की तीव्रता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। कंपन का आयाम अधिक होने पर ध्वनि तेज होती है और स्रोत से दूरी बढ़ने पर जो है तीव्रता कम हो जाती है। ध्वनि की तीव्रता उस माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है जिससे वह फैलती है। नेक्स्ट है ध्वनि का तारतम्य उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति जितना अधिक होगा तारतम्य जो है उतना ही अधिक होगा।
नेक्स्ट है शेर की आवाज़ का तारतम्य कम लेकिन प्रबलता या तीव्रता अधिक होता है, जबकि महिला कोयला बांसुरी की आवाज़ का तारतम्य अधिक और प्रबलता तीव्रता कम होती है। पुरुष की आवाज़ की तुलना में महिला की आवाज़ की तारतम्य जो है समानता अधिक होती है। 99वां क्वेश्चन का है फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीकी पर कार्य करती है? तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण में। कह रहा है इस तकनीकी में एक फोटोरेसिस्टेबल ड्रम का उपयोग किया जाता है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। जब ड्रम को मूल दस्तावेज के सामने रखा जाता है तो प्रकाश के संपर्क में आने वाली सतह चार्ज हो जाती है। फिर एक टोनर पाउडर जो ऋणात्मक रूप से चार्ज होता है ड्रम पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है टोनर पाउडर केवल चार्ज किए गए क्षेत्रों पर चिपकता है। अंत में जो है टोनर पाउडर को कागज पर स्थानांतरित कर दिया जाता है जिससे एक प्रति बन जाती है। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन का है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। कह रहा है एक खगोलीय इकाई औसतन दूरी है। तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी। एक खगोलीय इकाई पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की औसतन दूरी है जो औसतन 15 करोड़ किलोमीटर है। एक खगोलीय इकाई 1.496 10⁻⁻11 मीटर के बराबर होती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सौरमंडल के भीतर दूरियों की गणना के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी जो है लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यहाँ पे इस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन उसको दबाइए ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही वीडियो को चैनल को जो है शेयर ज़रूर करिए।